हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड द दिवाली। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 टीयर 2 लाइव टेस्ट 10 जो कंडक्ट कराया गया था हमारा। ठीक है, वैसे जनरली टेस्ट 2 दिन तक रहते हैं, ये वाला मैंने 3 दिन तक लाइव कर दिया था क्योंकि फेस्टिवल सीजन था तो काफी लोग हो सकता है ना दिवाली पे दे पाए तो अगले दिन वो दे पाए, इसलिए कल भी ओपन था। ठीक है, तो इसका डिटेल्ड एनालिसिस और सारी चीजें हम इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। मैथ्स के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मैं खुद कराऊंगा आपको यहाँ पे। ठीक है, और कंप्यूटर के लिए फ्री प्लेलिस्ट, मैथ्स के लिए ये सारी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। अगर आपका रिसेंटली एग्जाम आने वाला है तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। सीजीएल के भी टीयर 2 टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं हमारे द्वारा। तो लाइव टेस्ट 3 ओपन कर दिया गया है, ये आप मंडे तक दे सकते हैं। ठीक है, तो सीजीएल टीयर 2 के लिए लाइव टेस्ट 3 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप दे पाएंगे। अगर आपको कभी भी आरबी की वेबसाइट पे मॉक सबमिट करने के बाद इस तरह का ऑप्शन दिखे या रिजल्ट चेक करते हुए इस तरह का ऑप्शन दिखे तो आप रिफ्रेश या रिलोड दबा दीजिए, तो आपको रिजल्ट अपना प्रॉपर दिख जाया करेगा। ठीक है, हमने सॉल्यूशंस भी साथ के साथ ही आपको देना स्टार्ट कर दिया। आप टेस्ट देंगे साथ के साथ आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों की फेक एंट्री इस वजह से आ जाते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, दूसरी आईडी से रीअटेम्प्ट करके ज्यादा स्कोर ले आते हैं, तो एक थोड़ा सा रिस्क ये होता है। बाकी फिर काफी कह रहे थे कि सर साथ के साथ सॉल्यूशन दे दिया करो, तो आप जैसे ही टेस्ट देंगे उसके बाद ऑल पे क्लिक करके आप टेस्ट का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चले आगे, बाकी यहां पे आप देख सकते हैं कि जो स्कोर्स हैं वो किस तरीके से हैं। ज्यादातर लोगों का स्कोर 253 से 288 के बीच में आया है। अगर हम देखें 240 या 340 से ज्यादा स्कोर करने वाले टोटल 9 एस्पिरेंट्स हैं। 330 या उससे ज्यादा स्कोर करने वाले 45, 300 से ज्यादा स्कोर करने वाले इस पर्टिकुलर टेस्ट में 1217 कैंडिडेट्स हैं। 280 से ज्यादा स्कोर करने वाले 3150 कैंडिडेट्स है आउट ऑफ 9565 कैंडिडेट्स। इस पर्टिकुलर टेस्ट का लेवल हमने एग्जाम जैसा ही रखा था, इससे ज्यादा हार्ड नहीं बनाया था क्योंकि ये आखिरी मौका है, तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन आपकी पता चले कि कैसे आपकी प्रिपरेशन चल रही है। अगर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तो टॉपर्स के स्कोर्स आप देख सकते हैं किस तरीके से रहे हैं। ठीक है, एक दो एस्पिरेंट के जो पूरे कम से बहुत कम टाइम में जिन्होंने पूरा स्कोर किया था वो हटा दिए, क्योंकि वो जाहिर सी बात थी कि जब से हमने सॉल्यूशन ऑन कर दिया तो कुछ एक दो बच्चे कुछ बच्चे तो ऐसे हो ही जाते हैं जो टॉपर्स की लिस्ट में आ जाते हैं, जबकि इतने नंबर आना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो वो हटाना पड़ा मुझे। ठीक है, बाकी टॉपर्स की जो जेन्युइन एंट्रीज लग रही हैं वो कुछ इस तरीके से रह सकती हैं। अगर हम देखें परसेंटाइल तो लोगों की कैसे चल रही है, जैसे 300 मार्क्स पे 88 परसेंटाइल चल रही है इस पर्टिकुलर टेस्ट में। 280 मार्क्स पे 68, 290 मार्क्स पे 79.09, कुछ इस तरीके से है। टोटल आप देख सकते हैं एवरेज सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने टेस्ट दिया था 233.17 मार्क्स है इस टेस्ट में। मीडियन स्कोर 263 मार्क्स है। टॉप 15 एस्पिरेंट्स का स्कोर 340 मार्क्स है, जो मेरे हिसाब से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इस पर्टिकुलर टेस्ट में सेफ स्कोर हो सकता है वो 285 से 295 के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो आप देख लेना एग्जाम इसका ओवरऑल कल लेवल एग्जाम जैसा ही था जैसा आपका एग्जाम होगा सीएचएसएल का, तो इस तरीके का पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, 145 प्लस इज अ गुड स्कोर इन सेक्शन 1। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो 180 में से 170 प्लस स्कोर करने वाले हमारे पास 51 कैंडिडेट्स हैं। 160 से ज्यादा स्कोर करने वाले 487, और इस तरीके से डेटा चल रहा है। एवरेज स्कोर 120 मार्क्स है लगभग, और मीडियन स्कोर 131 मार्क्स है। अगर सेक्शन 2 की बात करें तो एवरेज स्कोर 114, मीडियन स्कोर 144, और इसमें भी 145 प्लस इज अ गुड स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सेक्शन 1 का लेवल थोड़ा सा बेटर था एज कंपेयर टू सेक्शन 2 जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन इस पर्टिकुलर टेस्ट में जो सेफ स्कोर जा रहा है वो जनरली दोनों का बराबर से जा रहा है, वरना क्या होता है सेक्शन 1 का स्कोर थोड़ा सा ऊपर साइड जाता है, सेक्शन 2 का थोड़ा सा लोअर साइड जाता है सेक्शन 1 से। तो यही सारी की सारी चीजें थी। बाकी अब हम मैथ्स का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। बिफोर गोइंग फॉर दैट मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। जो हमारा डिस्काउंट कोड चल रहा है आरबी के सभी कोर्सेज पे और टेस्ट सीरीज पे, दिवाली 15, वो कल संडे तक वैलिड है, उसके बाद ये कोड काम नहीं करेगा। तो अगर आपको लगता है आरबी से आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है या कोर्स परचेज करना है तो अभी के टाइम पे आप करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि 15% कभी भी नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी जो टेस्ट हो चुके हैं सीएचएसएल के लाइव, अगर आपने सीजीएल की टीयर 2 की सीजीएल सीएचएसएल की टीयर 2 की टेस्ट सीरीज बाय कर रखी है, जिसके अंदर ऑलरेडी 20 सीजीएल मेंस के मॉक, 10 सीएचएसएल मेंस के मॉक, 5 सेक्शनल टेस्ट ये तो अवेलेबल थे। इसके अंदर जो सीएचएसएल के जो 10 लाइव टेस्ट हुए ये भी इसी के अंदर डाल दिए जाएंगे। अगर आपको कोई छूटा है और आपने ये टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है तो आप दे सकते हो। अगर आपको एनालिसिस करना है क्योंकि लोकेशन चेंज हो जाएगी टेस्ट की, तो इसी के अंदर जिन लोगों ने दे रखा है वो टेस्ट, उसे एनालिसिस देखने में पे नहीं करना, उनके लिए वहां पे एनालिसिस अवेलेबल रहेगा। बाकी लोग यहाँ पे ये सारे के सारे टेस्ट देख सकते हैं। और इन फ्यूचर जो सीजीएल के लाइव टेस्ट होते हैं वो भी इसी फोल्डर में ऐड कर दिए जाएंगे,
और इसके अंदर कुछ और नए मॉक्स हम ऐड भी करेंगे जो अलग होंगे, ठीक है, जो लाइव टेस्ट से हटके होंगे। इतने तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप देख सकते हैं ये। अगर आपको टेस्ट कंटेंट आरबी का अच्छा लग रहा है, आपको टेस्ट से फायदा हो रहा है, तो आप ये टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें कोशिश कर रहे हैं जो भी क्वेश्चन है आपके ज्यादा से ज्यादा टाइप्स कवर हो जाएंगे, कि आप सारे टेस्ट भी अगर देंगे तो आपको एक अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत सारे टेस्ट आप लोगों के लिए इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। और कोशिश करिए यूनिकनेस ऑफ क्वेश्चंस को मेंटेन रखें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपकी टेस्ट के थ्रू ही रिवाइज होती रहे, ठीक है। बाकी कंप्लीट तैयारी के लिए आप आरबीसी ऑफिसर बैच से जुड़ सकते हैं। और जो सीजीएल 2025 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए 4 नवंबर से टारगेट ग्रुप नया स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोशिश करिए डे 1 से ही टारगेट को फॉलो करते हुए चलिए। स्ट्रिक्टली आप 8 से 9 महीने तक अगर टारगेट फॉलो करते हैं तो आप अपने अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे, ठीक है। बस आपको मन लगा के मेहनत करनी है, और जैसे सजेस्ट किया जा रहा है आपको वैसे पढ़ाई करनी है। इसके अंदर टेस्ट सीरीज, कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट्स के सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं, तो आपको अलग से कुछ भी फिर परचेज नहीं करना होता अगर आपने ऑफिसर बैच परचेज किया, वरना इंडिविजुअल कोर्सेज तो अवेलेबल हैं। चलो मैथ्स के सॉल्यूशंस पे हम चलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले जो लाइव टेस्ट 9 था उसका एक क्वेश्चन था, वो मुझे दोबारा से आप लोगों को कराना है, ठीक है। वो एक बार देख लीजिए। इसका एक छोटी अप्रोच से हम इसे करने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, ये लाइव टेस्ट 9 का क्वेश्चन है। हमारे पास एक सर्कल दे रखा है और एक एक्सटर्नल पॉइंट P से 2 टेंजेंट जा रही हैं, PA और PB इस पर्टिकुलर सर्कल पे। तो मैंने मान लिया यहां से एक टेंजेंट गई है PA और एक टेंजेंट गई PB। आगे क्वेश्चन में क्या आता है कि APB ये हमारा 30 डिग्री का है। AC एक कोड है जो कि पैरेलल है टेंजेंट PB के। तो अगर इसके पैरेलल एक कोड मुझे बनानी है तो कुछ इस तरीके से बनेगी। ये हो गया AC। हमें बताना है एंगल ABC क्या होगा। अगर मैं यहां पे थोड़ी सी ज्वाइनिंग कर दूं AB और C, ये कौन मुझे बताना था इस क्वेश्चन में क्या है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली किया जा सकता है, इजी क्वेश्चन है। देखो अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकता हूं। अगर मैं क्या करूं, इस वाली लाइन को थोड़ा सा और आगे तक बढ़ा दूं, तो आप कहेंगे सर ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, क्योंकि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। और अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया तो आप देखेंगे टेंजेंट है, ये वाली लाइन क्या है, टेंजेंशियल है PA किस पे, सर्कल पे। ये एक्सटर्नल एंगल है, ये किसके बराबर हो जाएगा, जो इस मेजर सेगमेंट में जो भी एंगल बनेगा उसके बराबर। तो ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। मैं एक बार आपको रिपीट करा देता हूं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है। मेरे पास अगर एक सर्कल दे रखा हो और उसके अंदर मेरे पास कोई भी कोड हो, ठीक है। अगर मैं एक टेंजेंट बना दूं यहाँ पे कि इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट बना देते हैं तो मेरे पास जो ये वाला एंगल होता है ना, ये एंगल बराबर होता है AB कोड को यूज करके मेजर सेगमेंट में अगर आप कोई भी एंगल बनाएंगे ये उसके बराबर होता है। ये कहता है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। वही यूज कर लिया मैंने कहा ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, 30 डिग्री का होगा, क्योंकि PA टेंजेंशियल जा रहा है। तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अगर ये चीज हमें दिख गई, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना जनरली वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ते हैं हमें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का दिमाग नहीं जाता उस पर। तो मैंने बेसिक तरीके से भी ट्राई किया था इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो थोड़ा लंबा था, इस मेथड से आप करेंगे तो इसे इजीली कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं जो इस मॉक के सारे क्वेश्चन हैं वो आपको एक बार वन बाय वन करा देता हूं, ठीक है। ओवरऑल मैथ्स का लेवल इस मॉक का ज्यादा हाई नहीं था। क्वेश्चन में क्या आता है, एक ट्राइंगल के अगर बेस को मैं 50% इंक्रीज कर दूं तो हमें बताना हाइट कितने % इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि जो एरिया है मेरा वो 80% से इंक्रीज कर जाए। हमें पता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये किस पे डिपेंडेंट है, बेस पे डिपेंडेंट है और हाइट पे डिपेंडेंट है, क्योंकि मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हाफ तो कट जाएगा। अगर मैं रिलेशनशिप बनाऊं तो मैं कह सकता हूं एरिया 1 इक्वल्स टू B1 इंटू H1 और डिवाइडेड बाई एरिया 2 डिवाइडेड बाई हाफ B2 इंटू H2, यही हो जाएगा मेरे पास। तो
एरिया मेरा क्या हो गया, जो नया एरिया उसे A1 मान लेते हैं, 80% इंक्रीज कर गया, तो मतलब पहले 5 था तो 4 बढ़ के 9 हो जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा। बेस मैंने कितना बढ़ाया 50% से, तो पहले अगर बेस 2 था तो अब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हाइट कितनी इंक्रीज हुई है वो हमें बताना है, तो हाइट ओल्ड वर्सेस हाइट न्यू डायरेक्टली कर सकते हैं। आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 3 से काटूंगा 9 तो 3 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई तो 6/5 हो गया हाइट न्यू वर्सेस हाइट ओल्ड। तो कितना इंक्रीज हो गया, आप कहेंगे सर एक का इंक्रीज हुआ कितने पे, 5 पे, तो कितने परसेंट इंक्रीज हो गया 20%, तो हाइट बढ़ी होगी मेरी 20%। क्लियर, ये आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली देख सकते हैं, वरना परसेंटेज इंक्रीज वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं आप कहेंगे सर मेरे पास जो एरिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस पे, 2 चीजों पे डिपेंड करता है, बेस पे और हाइट पे। ठीक है, मेरा क्या हुआ, बेस बढ़ गया 50% से, हाइट मान लेते हैं x% से इंक्रीज हुई, तो एरिया में आया 80% का चेंज। तो आप कहेंगे सर इफेक्टिव चेंज निकाल लो, 50 + x + 50 × x डिवाइडेड बाय 100, ये किसके बराबर होगा, ये 80 के बराबर होगा। सोल्व करके आप x का मान बता सकते हैं। चलो आगे, अगला सवाल मेरे पास, 2 कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन होता है, 15% वोट्स इनवैलिड हो जाती हैं, फर्स्ट कैंडिडेट को 40% वोट्स मिलती हैं, जो वैलिड वोट्स है उसको 40% मिलता है, फिर भी वो 3060 वोट से हार जाता है। हमें बताना है 11.11% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, जितनी वोट्स डाली गई उसका 11.11% बताओ। कैसे करेंगे, अगर मैं वैलिड वोट्स के हिसाब से देखूं तो आप कहेंगे सर जो पहला कैंडिडेट है उसे 40% वैलिड वोट मिली, ठीक है, जो हारा होगा उसे कितनी मिली होगी, आप कहेंगे सर 60% मिली होगी बची हुई वैलिड वोट्स का, तो डिफरेंस कितने का है 20%। 20% वैलिड वोट्स का किसके बराबर हो गया, ये 3060 के बराबर हो गया। तो टोटल वैलिड वोट्स अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना हो जाएगा, 20% कितना होता है 1/5, तो 5 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3060 इंटू में 5, ये हो गई मेरी टोटल वैलिड वोट्स। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी कह रहा था कि टोटल हमारे पास 15% वोट्स जो थी टोटल वोट्स का वो इनवैलिड थी, तो जो वैलिड वोट्स है वो टोटल वोट्स का कितना होगा 85% होगा, 15% घटा दूं तो मैं, तो क्या है ये मेरा जो वैलिड वोट्स है किसके बराबर हो जाएगा 85% ऑफ टोटल वोट्स। हमें क्या बताना है, हमें बताना है 11.11% ऑफ टोटल वोट्स, तो निकाल लेंगे 11.11% इज नथिंग बट 1/9। तो आप सोल्व करेंगे, पहले तो यहां पे टोटल वोट जो है वो आ जाएगी मेरे पास 3060 इंटू में 5 डिवाइडेड बाई 85%, तो 85 इंटू में 100 कर सकता हूं। अगर मुझे इसका 11.11% निकालना है, मतलब मुझे इसका 1/9 बताना है, तो इंटू में 1/9, क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। ठीक, अब यहां पे सोल्व कर लेते हैं एक बार, 5 से काटूंगा तो ये 17 आ जाएगा, 17 से पूरा का पूरा काटना चाहिए, ठीक है, और 17 इंटू 9 अगर आप यूनिट डिजिट से भी करके देखें तो 9 7 जा 63, 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, आप कहेंगे 2, तो मेरे पास 2 और ये 3 जीरो तो आएंगी, तो 2000 तो मेरा लास्ट में आएगा ही आएगा, जो भी आंसर होगा। चारों ऑप्शन में देखूं तो एक ही ऑप्शन में 2000 दिख रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप सोल्व करके बता सकते हैं। चलूं क्या आगे मैं, वरना आप काट लोगे यहाँ पे, तो भी 917 इंटू में 9 मेरे पास आएगा 153, 153 इंटू 2 होता है 306, तो ये पूरा पूरा कट के मेरे पास क्या बचेगा 20, 20 इंटू 100 2000। क्लियर, एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, आई होप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे, अगला सवाल कहता है एक बैट्समैन ने 72 रन स्कोर करे 32nd इनिंग में, जिसकी वजह से जो उसका एवरेज है वो 1 से इंक्रीज कर गया। अगर उसने 33rd इनिंग में 107 रन मारे तो आप उसका एवरेज बता दो 33rd इनिंग के बाद क्या होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जिन लोगों को एवरेज में थोड़ी दिक्कत आती है वो बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं। आप कहेंगे सर मैं मान लेता हूं कि 31st इनिंग में जो एवरेज था उसका 31st इनिंग तक वो था मेरे पास x, ठीक है, तो टोटल कितने रन मारे होंगे, आप कहेंगे सर 31x उसने रन मारे होंगे। 32nd इनिंग में उसने कितना मार दिया, उसने 72 रन मार दिए, जिसकी वजह से जो उसका एवरेज है वो इंक्रीज कर गया 1 से, तो मैं इसे लिख सकता हूं 32 इनिंग्स का एवरेज कितना हो गया x + 1।
यहां से मैं x का मान निकाल सकता हूं। आप इसे सोल्व करेंगे 32x माइनस 31x तो ये बचेगा x। 72 में से 32 को घटा दूंगा तो ये बचेगा मेरे पास 40। तो 31st इनिंग्स तक का मेरे पास एवरेज कितना आ गया? 40 आ गया। हमें बताना है 33rd इनिंग के बाद एवरेज। तो 31st इनिंग तक टोटल कितना हो जाएगा? 31st इंटू में 40, फिर 72 रन मारे 32nd इनिंग में, 33rd इनिंग में मारे 107 और इसे डिवाइड कर देंगे किससे? 33 से, तो आपको एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। आप यहां पे चाहें तो डेविएशन लगा सकते हैं कि डेविएशन हमारे पास कितना आ रहा है। डेविएशन कंसेप्ट से करेंगे तो शायद और हम थोड़ा सा टाइम यहां पे बचा लें। ठीक है, आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 40 चल रहा था एवरेज, ये 40 से कितना ज्यादा है? 32 ज्यादा है। अगर मैं 40 से इसे कंपेयर करूंगा तो ये 61 67 ज्यादा है। एक्चुअली में कितना बढ़ गया ये मेरा? ये बढ़ गया मेरा 99। कितने में बटेगा? क्योंकि 33 इनिंग्स है, तो आप कहेंगे सर 33 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा 3। तो जो मेरा पहला एवरेज था दैट इज 40, उसमें 3 जुड़ जाएगा और जो नया एवरेज बनेगा वो कितना बनेगा? मेरा 43 बनेगा। इस तरीके से भी आप डेविएशन लगा के कर सकते हैं। ये बेसिक मेथड मैंने बताया सिर्फ आपको सोल्व करने का। जिन लोगों को एवरेज में, जिन्होंने ज्यादा डेविएशन मेथड नहीं कर रखा, तो वो बेसिक कैलकुलेशन से करके किसी भी तरीके से अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट देख लो, ऑप्शंस अगर आपको गिवन है, चारों की यूनिट डिजिट डिफरेंट है, तो आप यूनिट डिजिट से भी ट्राई कर सकते थे कि मेरे पास क्या वैल्यू आएगी इसे सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, जैसे आप कहते हैं सर 1 इंटू 0 0, 7 और 2 9, 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 9 आ जाए? आप कहेंगे सर यूनिट डिजिट पे 3 आएगा, तो 4 ऑप्शन में 43 आंसर आएगा। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कुछ डेविएशन नहीं देखना। ये बेसिक अप्रोच है। डायरेक्ट अप्रोच से करना चाहो तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि भैया देखो 32nd इनिंग में उसने जब 72 रन मारे तो एवरेज बढ़ गया कितने से? 1 से। तो उसने क्या किया होगा? मैं मान लेता हूं 32 इनिंग में उसने जो 32 इनिंग के बाद एवरेज बनेगा उसके बराबर स्कोर मारा है, तो उसने क्या करा होगा? कुछ कंट्रीब्यूशन दिया होगा, 1 का कंट्रीब्यूशन दिया होगा। कितने में? 31st इनिंग्स में। 31 इनिंग्स में 1 का कंट्रीब्यूशन मतलब 31 का कंट्रीब्यूशन दे दिया। तो 72 में से अगर मैं 31 को हटा दूं तो मेरे पास वैल्यू बचेगी 41। ये मेरा एवरेज हो जाएगा किसका? टोटल 32 इनिंग्स का। अब 33rd इनिंग में कितना मारा गया है? आप देखेंगे ये मारे 107 रन। अगर 107 में से 41 को घटा दूं मैं तो मेरे पास बचेगा यहां पे 66। ये 66 एक्स्ट्रा मार दिए। अगर 41 ही मानता तो एवरेज के बराबर 41 के बराबर ही रहता। 66 मारे तो कितने में बटेगा? क्योंकि टोटल 33 इनिंग्स हो गए हैं, 33 से डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू आई 2। तो मेरा जो एवरेज हो जाएगा वो 2 से और बढ़ जाएगा और जो नया एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा। ये डायरेक्ट सोचने का तरीका है जिससे आप में से काफी लोगों ने करा होगा एग्जाम में। अगला सवाल मेरे पास कहता है 2 नंबर्स हैं जिनका सम हमें 60 दे रखा है, एलसीएम 5 और एलसीएम हमें दे रखा है 60। तो हमें बताना है सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर क्या होगा। चलो पहले नंबर को n1 मान लेता हूं और दूसरे नंबर को मैं n2 मान लेता हूं। तो इनका रेसिप्रोकल्स का सम क्या होगा? 1/n1 प्लस n2। एलसीएम ले लूंगा तो n1 n2, एलसीएम नहीं मतलब सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, तो ये हो जाएगा n1 प्लस n2। ठीक है, क्या ये वैल्यू आएगी? अगर मैं सम की बात करूं, सम क्या होता है? मेरे पास नंबर्स का दे रखा है 60। n1 इंटू n2, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर होता है? उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये बराबर हो जाएगा 5 इंटू में 60 के, और मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा 1/5। ये क्वेश्चन एज इट इज एसएससी सीपीओ 2024 का उठाया गया है, इसमें कोई भी चेंज हमने नहीं किया है। 1/5 इज माई आंसर। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ में आपने इस टाइप के काफी क्वेश्चंस किए होंगे। कहता है एक शॉपकीपर अपने आर्टिकल्स को 33.33% के प्रॉफिट में बेचता है। तो मैं कहूंगा अगर पढ़ रहा है 33.33 होता है 1/3, तो 3 का पढ़ रहा है तो कितने का बेचेगा? 1 के प्रॉफिट के बाद 4 का बेचेगा। ये हमें समझ में आ रहा है। आगे कहता अगर उसने ये 5% कम में परचेज किया होता और 1 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 40% का क्या होता? गेन होता। तो कॉस्ट प्राइस बता दो। अब देखो यहां पे हम रेशियो में चल रहे हैं, लेकिन यहां पे 1 रुपया कम, ये एक्चुअल वैल्यू में आ रहा है, तो वैल्यू वाला बाद में देखेंगे, पहले रेशियो में देखो। अगर उसने 5% कम में खरीदा होता
अब कॉस्ट प्राइस 5% कम, 3 से कम करना थोड़ा सा मुश्किल है, हम रेशियो में खेल रहे हैं, तो मैं इसे 300 और इसे 400 बना सकता हूं। अब इसका 5% निकालूंगा तो 5 दिया 15 हो गया, 15 कम कर दिया तो ये आ जाएगा 285। तो अगर कॉस्ट प्राइस इतना होता तो उसे प्रॉफिट कितने का होता बेचने पे? 40% का होता, जब वो एक्चुअल वैल्यू में 1 रुपए कम पे बेच रहा है। तो अगर मैं इससे 40% का प्रॉफिट निकालूं तो आप कहेंगे सर इसका 10% हो जाएगा 28.5, 40% मतलब 28.5 इंटू में 4, 28 इंटू में 4 करता हूं तो ये वाली वैल्यू आती है मेरे पास यहां पे 112, और 0.5 इंटू में 4 करूंगा तो 2, तो 116 ये वैल्यू आएगी मेरे पास, सॉरी 114, 112 प्लस 2 114। तो अगर मैं इसमें 114 जोड़ दूं, जो मेरा नया सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा? 399 रेशियो, राइट। तो हम कहेंगे यहां पे कितने कम में बेचा? पुराने सेलिंग प्राइस और न्यू सेलिंग प्राइस में कितने का डिफरेंस है? 1 रेशियो का है। एक्चुअली में क्वेश्चन में क्या दे रखा था? इसे बेचा जाता है 1 रुपए कम में, तो 1 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करता है? 1 रुपए को ही रिप्रेजेंट करता है। हमसे पूछा कॉस्ट प्राइस, तो 300 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा? 300 रुपीज को ही रिप्रेजेंट करेगा। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास, अभी ने 2 आर्टिकल्स 360 रुपए के खरीदे, एक को उसने 16.67% लॉस पे बेचा, दूसरे को 16.67 प्रॉफिट पे बेचा। दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो हमें बता दो उनके कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा। तो आप इसे बेसिक तरीके से कर सकते हैं। आप कहेंगे सर पहले इक्वेशन बना लेते हैं। मैंने कहा CP1 और SP1 और CP2 और SP2, पहले को हम बेच रहे हैं 16.67% लॉस पे। 16.67 क्या होता है? 1/6 होता है। तो अगर 6 का पड़ रहा है तो मैं 1 के लॉस पे बेचूंगा तो कितने का बेचूंगा? 5 का बेचूंगा। दूसरे को इतने प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो हम कहेंगे अगर 6 का पड़ रहा है तो 1 का फायदा करके मैं कितने का बेचूंगा? 7 का बेचूंगा। दोनों का सेलिंग प्राइस हमें इक्वल दे रखा है, तो आप कहेंगे सर यहां पे 5 है और यहां पे ये 7 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं? 5 से, और इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 से। तो मेरे पास ये 42 और 35, और यहां पे भी मेरे पास 42 और ये हो गया 30। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट प्राइस इतना दे रखा है दोनों का, हमें डिफरेंस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? इन दोनों का सम कर देंगे तो ये हो गया 72 रेशियो, ये 360 के बराबर है। हमसे पूछा है इनका डिफरेंस कितना आ गया? 12 रेशियो। इसका मान क्या होगा? आप देखेंगे 72 का 1/6 होता है 12, तो इसका भी 1/6 कर दूंगा तो ये आ गया 60। तो यही मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चले आगे। अगला सवाल हमारे पास कहता है A-B रेशियो, B-C रेशियो, C-D दे रखा है 3:4:7। तो हमें वैल्यू बता दो 4A + D डिवाइडेड बाई C क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के भी आपके पास मल्टीपल तरीके हैं, ठीक है। कोई भी तरीका आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक। एक तो तरीका यह है कि मैं A - B को क्या मान लूं? से 3x मान लूं, फिर मैं B - C को 4x मान लूं, और मैं यहां पे C - D को क्या मान लूं? 7x मान लूं। अब इसे सिंपलीफाई करूं, A रेशियो निकालूं, B रेशियो निकालूं, C रेशियो निकालूं x के फॉर्म में, फिर उधर इक्वेट करके अपने आंसर को निकालूं, तो कुछ इस तरीके से चलेगा। अगर मैं ओवरऑल देखूं यहां पे, तो मेरे पास कितनी चीजें बन रही हैं? अगर बेसिक इक्वेशन में ये बनाता हूं तो मेरे पास कितने वेरिएबल्स हैं? मेरे पास यहां पे 5 वेरिएबल्स हो गए, 1 2 3 4 5, और कितनी इक्वेशन है? 3 इक्वेशन। इसका मतलब क्या है? मैं 2 वेरिएबल्स को अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूं। तो एक काम कर लेते हैं भाई, देखो x को तो आप फिलहाल 1 बना लो, क्योंकि हमें ना रेशियो में ही चाहिए। a का मान भी x की फॉर्म में, d का मान भी x की फॉर्म में, c का मान भी x की फॉर्म में आएगा, तो रेशियो में चाहिए तो कट ही जाएगा। तो x को तो इग्नोर कर दो, x को तो फिलहाल मैं मान लेता हूं 1। और क्या चीज सिंप्लीफाई कर सकता हूं? क्या मैं थोड़ा सा ऐसा कर सकता हूं कि भैया इसे d को 0 बना दूं। अगर d को 0 बना दूंगा तो मेरा क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। मैं एक बार d को 0 रख के देखता हूं कि मेरे पास क्या चीजें क्या चेंजेस आते हैं, वरना ऑप्शन में हमें A + D डिवाइडेड बाई C है। आप D को भी 0 बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल मैं D को 0 बना के देखता हूं कि मेरा आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा।
आप कहेंगे सर डी को 0 रखते ही सी कितना आ गया, 7 आ गया। सी 7 रखूंगा तो बी कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। बी को अगर मैं 11 रख दूंगा तो मेरे पास ए कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां पे पुट करता हूं तो 4 ए प्लस डी, तो 14 प्लस डी ये आ गया 14 और सी कितना आया मेरे पास 7। सोल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ गया 8। ठीक है, सेटिस्फाई कर गया, ये हमारा आंसर है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं इस चीज में थोड़ा सा और अगर मैं चेंजेस करना चाहूँ, मैंने डी को 0 करा, मुझे ऑप्शन में यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा, बी नहीं दिख रहा, तो मैं बी को 0 रख के ट्राई करता हूँ, क्या मेरा आंसर सेटिस्फाई करेगा, तब भी करना चाहिए। मैंने कर दिया बी को 0, अगर बी को 0 कर दिया तो ए कितना आ गया मेरे पास, 3 आ गया। अगर ए 3 है, यहां पे सी कितना आ गया मेरे पास, सी आ गया मेरे पास -4। अगर सी -4 है तो डी कितना आ जाएगा मेरे पास, -4 इधर जाके प्लस बनेगा 11 और डी आ गया मेरे पास -11। अब करके देख लो क्या आ रहा है मेरे पास। आप कहेंगे सर 4 ए प्लस डी 3 प्लस -11, ये मेरे पास आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाय क्या है सी, सी क्या है -4, काट लो, अब भी आंसर क्या आ गया 2 आ गया, सॉरी 8 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, जरूरी नहीं आप पूरा का पूरा सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में लेके जाएं तभी आंसर आएगा, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल मेरे पास कहता है 12 आदमी 13 दिन अगर लगातार काम करें तो, और हर दिन 15 घंटे काम करें तो एक काम को कंप्लीट कर सकते हैं, कितने गुना काम कंप्लीट हो जाएगा अगर 39 मैन 24 डेज तक डेली 5 घंटे काम करें। तो आप कहेंगे सर टोटल वर्क कितना है मेरा, 12 आदमी, एक आदमी एक दिन में एक काम करेगा ये मान लेता हूं मैं, या एक आदमी एक घंटे में एक काम करेगा मैंने ये मान लिया। तो 12 आदमी 13 दिन में और हर एक दिन 5 घंटे काम, 15 घंटे काम करेंगे तो इतना काम कर लेंगे। ठीक है, इसका कितने गुना काम करेंगे अगर मेरे पास जो लोग हों वो हो जाए 39 24 दिन तक और डेली 5 घंटे काम करें। ठीक है, तो कितने गुना काम करेंगे वो मैंने एन से डिनोट कर लिया, इक्वेट कर दिया, अपना आंसर निकाल लेंगे। 12 से काटूंगा तो 24, ये आ जाएगा 2 और कुछ कट रहा नहीं। 13 से काटूंगा 3, 3 से काटूंगा 5, 5 से ये 5 कट गया, तो एन कितना आ गया मेरे पास 2। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास, ए एक टैंक को 6 घंटे में और बी उसी टैंक को 5 घंटे में फिल कर सकता है, पाइप से टैंक को खाली कर सकता है 10 घंटे के अंदर। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया, 2 घंटे के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, तो हमें बताना है कितने टाइम में एम्प्टी टैंक भर जाएगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन में टाइम दे रखा हो तो हम क्या कर लेते हैं, टोटल वर्क या कैपेसिटी ऑफ टैंक इनका एलसीएम ले लेते हैं, जो कि मेरे पास यहाँ पे 30 दिख रहा है। ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 6, क्योंकि सी खाली करने का काम कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी -3। पहले 2 घंटे तक तो सब चल रहे हैं तो कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 11 - 3, ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये तो यहाँ पे 2 घंटे में कितना काम होगा, आप कहेंगे सर 8 × 2 काम होगा। फिर पाइप बी को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, तो ए और सी चलेगा खाली, 5 में से 3 घटाया, अब बची एफिशिएंसी 2, वह मान लेता हूं। इसके बाद टी टाइम और लगेगा टैंक को भरने में, तो टी टोटल कितना काम करना है 30 काम करना है। सोल्व करेंगे, 16 इधर घटाऊंगा तो बचेगा 14, 2 से काटूंगा तो टाइम आ गया 7। हमसे पूछा टोटल टाइम कितना लगेगा इस टैंक को भरने में, तो आप कहेंगे सर 2 घंटे तो पहले काम हुआ है और टी बाद में काम हुआ है, तो टी + 2, तो 7 + 2 टोटल कितना टाइम लग गया, 9 घंटे लग गए, और यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। चले आगे, गलती से अगर आपने 7 मार्क कर दिया तो बहुत बड़ी सिली मिस्टेक कर दिया आपने, आप बहुत पीछे हो जाओगे बाकी बच्चों से। अगला सवाल मेरे पास कहता है पिंटू 9.1 किलोमीटर/आवर की स्पीड से अगर चलता है तो स्कूल 5 मिनट लेट पहुंचता है, लेकिन अगर वो 11.7 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो हमें बताना है डिस्टेंस क्या होगा पिंटू के स्कूल का उसके घर से। आप कहेंगे सर ये मेरे पास स्पीड का रेशियो दे रखा है ओल्ड और न्यू, डिस्टेंस तो घर से स्कूल तक का कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, तो टाइम का रेशियो इसका इनवर्स कर लेंगे। आप कहेंगे सर इसे अगर थोड़ा सा काटना भी चाहो, चलो मैं फिलहाल लिख देता हूं 11.7 है और इधर 9.1 है,
आप देखेंगे 1.3 से कट जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा और ये मेरे पास 7 टाइम्स जाएगा। ये इनका टाइम का रेशियो हो गया। अब मेरे पास क्योंकि देखो टाइम का डिफरेंस दे रखा है, यहां पे मुझे कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट फालतू, जो एक्चुअल टाइम है उससे 5 मिनट फालतू लग रहे हैं, यहां पे एक्चुअल टाइम से 5 मिनट कम लग रहे हैं। तो टाइम का डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास, 10 मिनट का आ गया। तो 2 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 10 मिनट को, तो 1 रेशियो किसे रिप्रेजेंट करेगा, 5 मिनट को। तो ओरिजिनली उसे कितना टाइम लग रहा होगा, 9 इंटू में 5 कर दूंगा तो 45 मिनट उसे ओरिजिनली, सॉरी यहां पे वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 45 मिनट। ठीक है, जब वो 9.1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो उसे 45 मिनट लग रही है। तो मेरे पास डिस्टेंस कितना हो जाता है, स्पीड इंटू टाइम, तो ये हो जाएगा 9.1, 45 मिनट क्या होता है, 45/60 आवर, जिसे मैं 3/4 आवर लिख सकता हूं। तो स्पीड इंटू टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। आप यहां पे सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटा दूंगा तो 10 आ जाएगा, और यहां पे मेरे पास क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ ऐसे ही दे रखा है ना, तो यहां पे आ गया 40, कुछ कटेगा तो है नहीं, और ये 273। दिस इज माई आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगले सवाल पे चलते हैं, साथ के साथ करने वाले सवाल है। आप बता दो यहां पे कोट 90 + 75 का मान क्या होगा। आप कहेंगे सर 90 है तो कोट किस में कन्वर्ट होगा, 10 में कन्वर्ट होगा, और हमें पता है ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 10 की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, और यहां पे बचेगा मेरे पास 1075। -1075 का मान बताना है। अब वैसे तो वैल्यू ये आपको याद होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू होती है 2 + √3 1075, तो -2 + √3 करूंगा तो मेरे पास -2 - √3, ये मेरा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको 1075 की वैल्यू नहीं पता तो भी आप हायर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर 1075 को 10 45 + 30 लिख सकता हूं। 10a + b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a + 10b 1 - 10a 10b, और यहां पे ये पुट कर दोगे तो 1 + 10 31/√3, और यहां पे 1 - 1 × 1/√3। इसे सिंप्लीफाई कर लोगे, √3 + 1 है ऊपर और नीचे √3 - 1 है, रेशनलाइज करोगे तो √3 + 1 /√3 +1, नीचे तो बचेगा √3 का स्क्वायर -1 स्क्वायर 2, ऊपर बचेगा 3 + 1 4 + 2 √3। सिंप्लीफाई कर लूंगा तो 2 + √3 बचेगा, 2 से काटने के बाद। निकाल भी सकते हो एग्जाम में अगर टाइम कम बचा। अगला सवाल मेरे पास कहता है एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें जो क्लास है उसकी मिडल वैल्यू हमें 12 दे रखी है, उसकी विड्थ दे रखी है 6, तो लोअर लिमिट बता दो क्लास की क्या होगी। अच्छा, जो भी हमें क्लास दे रखी होती है वो किस तरीके से चलती हैं, जैसे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब भी आपने देखा होगा तो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, कुछ इस तरीके से ही फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है ना। ठीक है, क्लास इंटरवल्स आपके कुछ इस तरीके से दे रखे होते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। अब ये हमारी क्लासेस होती हैं, ठीक है, क्लास इंटरवल कह लो। ऐसे हमें क्लास दे रखी है जिसकी क्या है, मिड वैल्यू 12 है और विड्थ है 6। विड्थ क्या होती है, बेसिकली ये क्या होता है, मेरे पास जो क्लास का इंटरवल होता है इसे मैं बोलता हूं लोअर लिमिट, इसे मैं बोलता हूं अपर लिमिट, और इनकी विड्थ क्या होती है, अपर लिमिट में से अगर मैं लोअर लिमिट को घटा दूं तो ये मेरी कहलाती है विड्थ, और अगर मुझे इसकी मिडल वैल्यू निकालनी हो क्लास इंटरवल की तो मिड वैल्यू क्या होती है मेरे पास, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया। कोई भी क्लास इंटरवल हमें इस तरीके से दिखेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, ऐसे ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट इस तरीके से चलेगा। विड्थ क्या हुआ, इन दोनों का बैप। जनरली हम यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल लेते हैं तो उसमें जो विड्थ होती है वो सेम होती है। अगर आप यहां पे देखेंगे इसमें भी विड्थ 5 है, 5 है, 5 है, डिफरेंस निकालोगे। अच्छा, मिडल वैल्यू क्या होती है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो आप कह सकते हैं सर ये 20 है, ये 25 है, इनके बीच की वैल्यू क्या होगी 22.5। अब ये 22.5 तक जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो इसकी विड्थ है, ठीक है, जो विड्थ है, विड्थ को 2 से डिवाइड कर दो, 5 डिवाइडेड बाय 2 करा तो यह है 2.5। लोअर लिमिट में विड्थ बाय 2 को ऐड कर दोगे तब भी आपको मिडल वैल्यू मिल जाएगी, या अपर लिमिट में विड्थ बाय 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी आपको मिडल वैल्यू मिल जाएगी। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। चलो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है,
मिड वैल्यू हमें 12 दे रखी है, तो 12 किसके बराबर आ जाएगा, विड्थ 6 दे रखी है, हमें लोअर लिमिट बतानी है, तो लोअर लिमिट प्लस विड्थ बाय 2, ये आ गई मिड वैल्यू। तो मेरे पास यहाँ पे 12 लोअर लिमिट, ये 6/2 कितना आ जाएगा 3, तो लोअर लिमिट कितनी आ गई 9। चले आगे, तो बस टर्म्स में खेला है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अब ये वाला सवाल थोड़ा ठीक ठाक है। एक कॉइन को हमने 10 बार उछाला, तो हमें बता दो एटमोस्ट 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को आप, देखो कॉइन्स में या तो मेरे पास हेड आता है या फिर टेल आता है, ठीक है। तो जनरली 2 केसेस बनते हैं। अगर मैं इसे 10 बार उछालूंगा तो टोटल केसेस कितने बनेंगे मेरे पास, ये बनेंगे 2 की पावर 10। टोटल आउटकम्स अगर मैं बात करूं तो मेरे पास बने 2 की पावर 10। अब हमें क्या चाहिए, एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब क्या है, एक तो 0 हेड हो सकता है, एक 1 हेड हो सकता है और एक 2 हेड हो सकता है। अब 0 हेड कब आएगा, अगर मैं 10 सिक्के उछालूंगा, हर बार मेरे पास क्या आ जाए, टेल 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 टेल, और ये चलता रहे 10 टाइम्स, तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक ही केस होगा। तो 0 हेड वाला केस मेरे पास कितने बने, एक बना। अब एक हेड आ जाए तो आप कहेंगे सर मेरे पास यहां पे मैंने हेड रख दिया, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। तो इन सब जगहों पे क्या आएगा, बाकी जगहों पे क्या आएगा, टेल्स 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 टेल्स, इस तरीके से चलेगा। तो कितने केसेस बनेंगे, आप कहेंगे सर हेड पहले नंबर पे भी आ सकता है, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, ये यहां पे भी हो सकता था, यहां पे भी, 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 यहां पे भी। तो टोटल 10 जगह है ना जहां पे हेड आ सकता था, एक हेड मेरा। तो कितने केसेस बनेंगे टोटल, आप कहेंगे सर 10 केसेस बनेंगे। अब मुझे क्या करना है, अब इसी को मैं कैसे देख सकता हूं, आप कहेंगे सर मेरे पास क्या है, 10 प्लेसेस है और मुझे एक हेड को रखना है, क्या है 10 प्लेसेस हैं और मुझे प्लेस क्या करना है, 1 हेड को प्लेस करना है। तो 10 में से एक प्लेस चूज करना है ना, तो मैं इसे क्या ऐसे भी लिख सकता था 10C1, 10 में से एक ही तो चूज करना है मुझे प्लेस, तो 10C1 लिख सकता था। ऐसे यहां पे मेरे पास क्या था, 10 प्लेस थे, मुझे एक भी हेड नहीं रखना था, तो मैं कह सकता था कि 10 प्लेस है और मुझे 0 चूज करना है, कोई भी चूज नहीं करना है, तो मैं यहां पे इसे 10C0 भी लिख सकता था। कंसेप्ट समझ लीजिए, आगे बहुत काम आएगा ये, ठीक है। 10 की जगह 50 भी दे दे तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। अब हमें क्या रखना है, 2 हेड रखने हैं। तो आप कहेंगे सर अगेन मेरे पास क्या है, 10 प्लेसेस हैं, क्या है 10 प्लेसेस हैं और मुझे क्या रखने हैं, 2 हेड्स रखने हैं। तो कितने केसेस बनेंगे, आप कहेंगे सर 10 प्लेस में से मुझे 2 प्लेस चूज करने हैं हेड्स के लिए, तो ये बनेंगे 10C2। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो 10 × 9 डिवाइडेड बाई 2, और ये आप सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 5 × 9 45। टोटल केसेस कितने बन गए मेरे पास, 45 + 10 + 1, क्या ये मेरे पास टोटल 56 केसेस बन गए। तो डिजायर्ड आउटकम्स कितनी हो गई, 56। टोटल आउटकम्स है 2 की पावर 10 जो कि 1024 होता है। सोल्व कर लो आप, क्या वैल्यू आएगी, 8 से कट जाएगा 7 और 8 से इसे काटूंगा तो 128, ये हमें पता ही है। तो 7 डिवाइडेड बाय 128, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन खत्म हो गया। और इस तरीके के अगर मैं पूछ लेता एटमोस्ट 3 तो एक 10C3 और जुड़ जाता। तो डायरेक्ट अप्रोच क्या होगी, ये मैंने बेसिक समझाने के लिए करा, आप एग्जाम में करोगे तो आप क्या होगे सर, 10C0 + 10C1 + 10C2, एटमोस्ट 2 चाहिए था ना, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितनी होंगी, 2 केसेस हेड या टेल, 2 चीजें आएंगी और पावर 10 तक जाएगा। तो दिस इज माय डायरेक्ट मेथड टू सोल्व दिस क्वेश्चन। यही आपको वहां पे सॉल्यूशन में भी दिखा होगा, जो एप्लीकेशन पे आपने डिटेल सॉल्यूशन में देखा होगा। कुछ भी सवाल बनाया जा सकता है, कितना भी गंदा सवाल बना दे, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप चुटकियों में कर लोगे। कॉइन से रिलेटेड, ऐसे डाइस से रिलेटेड भी सवाल बनते हैं, ठीक है, वो भी ऐसे ही हो जाते हैं। बाकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड मैंने आपको कंसेप्ट एडवांस प्रोबेबिलिटी वाली वीडियो में कराया, जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। उसमें सारे तरीके बता रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रखे हैं। वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एरिया एक सर्कल का और एक स्क्वायर का बराबर है, तो हमें बता दो साइड का रेशियो क्या होगा स्क्वायर की और रेडियस ऑफ सर्कल।
चलो अगर मैं एरिया ऑफ अ सर्कल की बात करूं तो वो पाई आर स्क्वायर होता है। स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। हमें क्या बताना है, रेशियो साइड ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो ये आ जाएगा पाई बाय 1। हमें ए डिवाइडेड बाय आर बताना है तो रूट लगा देंगे, रूट पाई डिवाइडेड बाय 1। बहुत आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर रेशियो रेडियस ऑफ सर्कल हमसे पूछा अगर इन दोनों का सर्कल और स्क्वायर का एरिया बराबर है। कहता है एक राइट प्रिज्म है जिसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वॉल्यूम दे रखी है इतनी, हमें बताना है स्क्वायर ऑफ इट्स हाइट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो सकता है कुछ लोगों ने जल्दबाजी में गलत कर दिया हो, जनरली हाइट पूछता है, हमने पूछ लिया स्क्वायर ऑफ इट्स हाइट। लैंग्वेज पे थोड़ा सा खेल गए। ठीक है, ये लैंग्वेज आपको ध्यान से पढ़नी है एग्जाम में, अभी सोल्व करेंगे। अब मेरे पास वॉल्यूम दे रखी है ना, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होती है एक प्रिज्म की, वो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। वॉल्यूम है 108√3। इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर बेस है और साइड 6 है तो एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 और इंटू में हाइट। यहां से हाइट निकालेंगे सबसे पहले तो हम, आप कहेंगे सर √3 से √3 एलिमिनेट हो जाएगा। 6 6 या 36, इससे काटूंगा तो ये 3 टाइम्स आएगा और 3 इंटू 4 हाइट आ जाएगी 12 और हाइट का स्क्वायर कर दूंगा तो 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा मेरे पास। दिस विल बी माय आंसर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है एक कुआं है, एक वेल है जिसका रेडियस हमें 3.5 दे रखा है। इसकी खुदाई करते हैं हम, कहां तक, 16 मीटर डीप तक। तो जनरली जो कुआं होता है हमारा सिलेंडर की सीप का होता है, हमने इसका क्या करा, 16 मीटर डीप तक इसकी खुदाई करी और जो भी निकला ना उसे हमने एक 400 मीटर स्क्वायर एरिया वाले प्लेटफॉर्म पे डाल दिया। तो जब हम इस तरह के प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो वो प्लेटफॉर्म ऐसा होता है, मतलब उसका जो बेस एरिया का शेप कुछ भी हो सकती है, उसकी बेस शेप मैटर नहीं करती। हो सकता है जो एरिया हो, मैंने इस तरह का एरिया हो जो 400 स्क्वायर मीटर हो एरिया, या फिर वो हो सकता है कुछ इस तरीके का एरिया हो रेक्टेंगल की शेप का जिसका 400 मीटर स्क्वायर एरिया हो। इस पे डाल दिया, एक प्लेटफॉर्म बनाया कुछ इस तरीके का, हमें उस प्लेटफॉर्म की हाइट बतानी है। तो हाइट अगर आएगी तो आप कहेंगे सर यहां पे भी अगर हाइट बनती तो वो कुछ इस तरीके से बनती तो ये हाइट हो जाता, और ये भी क्या बनता है, एक प्रिज्म की तरह ही होता है सिलेंडर भी, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट मेरी वॉल्यूम होती है। अगर ये क्यूबॉइडल शेप का या क्यूब शेप का बनता तब भी हम कहते हैं जो इसकी हाइट होगी, हाइट इंटू एरिया ऑफ बेस मेरा वॉल्यूम बताता है। तो हम कहेंगे अब दोनों की वॉल्यूम इक्वेट कर दो। यहां पे सिलेंड्रिकल शेप थी तो मैं कहूंगा पाई दैट इज 22/7 इंटू में आर स्क्वायर दैट इज 3.5 है 7/2 इंटू 7/2 इंटू में हाइट है 16। ये किसके बराबर हो जाएगा, जो प्लेटफॉर्म है उसका बेस एरिया कितना है 400 और उसकी जो हाइट होगी उसे मैं मान लेता हूँ h, जो h ही मुझे निकालना है। वैसे तो अगर 3.5 मेरा रेडियस हो तो हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है 38.5 या फिर 77/2। अगर आपको ये पता था तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आप बचा सकते थे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कैलकुलेशन नहीं बचाई यहाँ पे सोल्व कर लोगे, जब भी आपको मिल ही जाएगा। यहां से कट गया, यहां से काटूंगा तो 11, 2 से काटूंगा तो 8 आ जाएगा, 8 से इसे काटूंगा तो 50 आ जाएगा। तो मेरे पास 77 डिवाइडेड बाय 50 बचा। सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास ये कितना आ गया 154 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 1.54। दिस इज माय आंसर। चले आगे, अगला सवाल मेरे पास कहता है एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका हर एक इंटीरियर एंगल बराबर है 3/5 टाइम्स ऑफ 2 राइट एंगल्स। तो 2 राइट एंगल्स क्या हो जाएंगे 90 + 90। इसका 3/5 हमारा एक पर्टिकुलर इंटीरियर एंगल है। अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये बनेगा 180, 5 से काटूंगा तो 36, इंटू में 3 करूंगा तो 108 आ गया। वैसे तो आपको 108 दिखते ही समझ में आ जाएगा कि ये किसका होता है, पेंटागन का इंटीरियर एंगल होता है।
और पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं? ये 5 होती हैं। या तो आप ऐसे निकाल लो, वरना आपको अगर बेसिक तरीके से निकालना है तो आप कहेंगे सर ये इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 360 में से 108 को घटा दिया मैंने तो ये आ गया 72। नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी? 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, दैट इज 72 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 5। इस तरीके से भी, वरना हमारे पास और भी तरीके होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स निकल के आ गया। हमसे पूछा नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन क्या होते हैं मेरे पास? ये होता है n इंटू में n-3 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला मुझे नंबर ऑफ डायगोनल्स बताता है, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स। तो यहां पे नंबर ऑफ साइड्स अगर मेरे पास 5 है तो 5 - 3 बचेगा 2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 5। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स भी मेरे 5 ही रहेंगे। चले आगे, तो काफी हद तक हमने यहाँ पे एंगल निकालना भी सीख लिया, डायगोनल्स निकालना भी सीख लिया पॉलीगन का। थोड़ी अच्छी रिवीजन हो जाएगी आपकी। कहता है मेरे पास एक ट्राइंगल की 3 मीडियंस दे रखी हैं, हमें बता दो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहा होगा। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? ये होता है 4/3 इंटू में एरिया यूजिंग मीडियंस एज साइड ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियंस जो भी दे रखी है उसे एक ट्राइंगल की साइड्स मान लो, उस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, उसमें 4/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एरिया ऑफ एक्चुअल ट्राइंगल मिल जाएगा। 9, 12 और 15 मुझे पता है, ये तो यार पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं, तो ये 9 मान लेता हूं, ये 12 मान लेता हूं, ये 15 मान लेता हूं। जो मीडियंस से अगर ट्राइंगल बनाता तो मैं कुछ इस तरीके का बनाता। इसका एरिया क्या होता? आप कहते हैं सर ये हो जाएगा मेरे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 12। आप यहां पे सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या कट रहा है? 6, 2, 9 2 जा 18, 4 जा 72। 72 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। चले आगे, कहता है 3 परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ 3 साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल फ्रॉम अ पॉइंट व्हिच लाइज इनसाइड द ट्राइंगल आर दिस एंड दिस एंड दिस पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, मेरे पास यहां पे क्या दे रखा है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, इसके अंदर कोई एक पॉइंट रहा होगा, रैंडमली मैंने कोई पॉइंट ले लिया। अगर इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं मैं 3 साइड्स पे, तो मैंने यहां पे इससे 3 साइड्स पे परपेंडिकुलर डाल दिए। तो ये कहता है एक 6 सेंटीमीटर लेंथ का होगा, एक 9 सेंटीमीटर लेंथ का होगा और मेरे पास एक होगा 12 सेंटीमीटर लेंथ का। हमें बताना है कि पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा। अब ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर आप कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं P, उससे अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं P1, P2, सभी उस पे P3, तो हमारे पास जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट होती है ना, वो तीनों परपेंडिकुलर्स के सम के बराबर होती है। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो हाइट मेरे पास क्या हो जाएगी? इस ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी मेरे पास 6 + 9 + 12, और ये वाली वैल्यू आ गई 15 और 27। 27 हो गई मेरे पास हाइट। अगर मैं बात करता हूं, हमसे पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर होता है 3 इंटू में साइड। साइड क्या होता है? हाइट और साइड के बीच में रिलेशनशिप होती है। हाइट में मेरी बराबर होती है √3/2 a के, ये बराबर होती है। अगर मैं a का मान निकालूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां पे एक काम करते हैं, 3a मुझे चाहिए ना, तो यहीं पे चेंज कर लेते हैं। 3a बनाने के लिए मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? आप कहेंगे सर इधर भी 2√3 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 2√3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3a बचेगा। और यहां पे कितना आ गया? 27 इंटू 2, 54√3। दिस विल बी माई आंसर। क्लियर? अगर आपको इसका डेरिवेशन देखना है तो मैं करा देता हूं, 1 मिनट लगेगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी ये चीज याद रखिए, ये प्रॉपर्टी पहले भी एसएससी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। देखो,
मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, एक रैंडम पॉइंट ले लिया और उससे चलो मैंने 3 परपेंडिकुलर्स भी बना लिए, 1 2, ये मेरे पास P1 है, ये P2 है और ये P3 परपेंडिकुलर वन। ये तो सारी साइड्स मेरे पास A ही होंगी। अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो आप कहेंगे सर हाफ इंटू बेस, जो कि साइड मेरी ए ही है, और इंटू में हाइट के बराबर होगा या नहीं होगा। अगर मैं इसी ट्रायंगल के एरिया की बात करूं अलग तरीके से, मैं इसे 3 पार्ट में स्प्लिट कर दूं, तो आप कहेंगे सर यहां पे देखो, इसे यहां से मिला दो, इसे यहां से मिला दो, इसे यहां से मिला दो। इस पॉइंट को अगर मैं से नाम दे देता हूं, ये ए बी और सी, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं ओ। तो आप कहेंगे सर एओबी ट्राइंगल बीओसी और सीओए, एओबी प्लस बीओसी प्लस सीओए के बराबर होगा एरिया, और ये किसके बराबर होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ और बेस तो सब में ए ही है, तो ए कॉमन आ जाएगा, और हाइट क्या है, P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। तो आप देखेंगे कंपेयर कर लो, हाफ ए से हाफ ए कट जाएगा, और H मेरे पास P1 प्लस P2 प्लस P3 आ जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन में कहता है x प्लस वाई प्लस जेड 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3। तो हमें बता दो एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन में कैसे करते हैं, मेरे पास फॉर्मूला होता है। मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड, इनटू में मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको पता है, ये निकालना है, बाकी सब आपको पता है। तो इसे फिलहाल मैं k मान लेता हूं। ये वाली वैल्यू क्या है मेरे पास, 3 माइनस 3k, ये बराबर हो जाएगा, ये 1 है, ये 3 इंटू में 2 है, ये माइनस मेरे पास 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो मेरे पास ये क्या बचा, 6 माइनस 1 5/2, 3 इधर से कॉमन आके इधर चला जाएगा, तो 5/6 ये आ गया 1 माइनस k के बराबर। k का मान हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस 5/6 डेट इज 1/6। चले आगे। अगला सवाल, 5x प्लस 1 का क्यूब प्लस x माइनस 3 का क्यूब प्लस 8 3x माइनस 4 का क्यूब, ये बराबर दे रखा -6। ये इस तरीके से पूरा चल रहा है, तो हमें बताना है 2x का मान क्या होगा। अब ध्यान से देखिए यहां पे a क्यूब, अगर मैं इसे a मान लूं पूरा का पूरा, प्लस इसे b मान लूं, और इसे अगर मैं 2 को अंदर ले जाऊं, क्योंकि क्यूब में है तो ये 2 क्यूब है, 2 अंदर चला जाएगा तो परफेक्ट क्यूब में बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूं ये मेरे पास 6x माइनस 8 का होल क्यूब दे रखा है, तो c क्यूब, 6x माइनस 8 को मैंने c माना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा। आप यहां पे -2 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये अगेन 6x माइनस 8 ही बन जाएगा, यहां पे रह जाएगा ये 3, ये 5x प्लस 1 मेरा क्या है, a है, और ये x माइनस 3 मेरा b है, और ये बन जाएगा c, 3abc। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc कब होता है, जब मेरे पास या तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 हो, या फिर a इक्वल टू b इक्वल टू c हो। जनरली एग्जाम में जो सवाल पूछते हैं वो इस प्रॉपर्टी पे पूछते हैं, तो हम ये लगा के देखेंगे, x का मान निकाल लेंगे, वेरीफाई करके देखेंगे, ऑप्शन से अगर मैच कर गया तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे एग्जाम में जनरली ये पूछता है। अगर मैं यहां पे सोल्व करूंगा तो a मेरा 5x प्लस 1 प्लस x माइनस 3 प्लस 6x माइनस 8, 5x 6x और 12x, 1 माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 8 माइनस 10, ये 0 के बराबर,
तो x कितना आ गया 10/12 दैट इज 5/6 आ गया। हमसे पूछा है 2x, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 5/3। ध्यान रखना यहाँ पे फिर 2 पूछा हमने। जानबूझ के हम ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं कि आप सिली मिस्टेक्स करें जिससे कि अभी कर लो एग्जाम में ना करो, ठीक है। छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना है। जनरली एग्जाम में x पूछ लेता है, हमने 2x पूछ लिया, थोड़ा सा तो मेहनत करवाएं, बाकी तो पेपर में कुछ है ही नहीं। चीजें तो सिंप्लीफाइड तरीके से आपको सिंपल प्रॉपर्टी जिस पे कितनी बार एसएससी सवाल पूछ चुका है वही क्वेश्चंस है, लेकिन घुमा के एग्जामिनर अगर थोड़ा सा मुश्किल बनाना चाहे तो वो बच्चा जिसकी तैयारी अच्छी है वो भी सिलेक्शन से बाहर हो जाता है अगर वो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स में पढ़ने में गड़बड़ कर दे। तो आपको ध्यान रखना है। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, ये एसएससी ने इस बार भी बहुत बार पूछा है और हर बार ही पूछता है। एक सर्कल दे रखा है, इसमें मुझे 2 कोट्स दे रखी हैं ऑन दी सेम साइड ऑफ द सेंटर, और इसका सर्कल का डायमीटर हमें 50 दे रखा है, तो मैं कह सकता हूं रेडियस कितना हो जाएगा मेरे पास 25 हो जाएगा। दोनों कोड्स आपस में पैरेलल हैं। एक कोड की लेंथ 48 है और एक की 14 है, तो जो पास वाली होगी वो बड़ी होगी और जो दूर वाली होगी ये छोटी होगी। अगर मैं यहां पे इस पे परपेंडिकुलर डाल दूं तो आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर क्या होता है, इस पे परपेंडिकुलर गया तो इसे बाइसेक्ट भी करेगा, प्रॉपर्टी होती है। और क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो अगर मैं इसे आगे एक्सटेंड करूंगा तो ऑटोमेटिकली इस पे भी परपेंडिकुलर होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये वाली साइड भी ये वाली कोड भी आपस में बाइसेक्ट हो जाएगी। आप कहेंगे सर ये मेरे पास कितना आ गया 24 का आधा, ये 24 हो जाएगा, 48 का आधा, ये 14 का आधा, ये कितना हो जाएगा 7। हमसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन द कोर्स, ये वाली दूरी मुझसे पूछिए कि क्या होगी। इजीली बता दो भैया, अगर डायग्राम बन गया तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में ट्रिपलेट्स बन रहे हैं। 25 और 24 किसके साथ ट्रिपलेट बनाएगा 7 के साथ। अगर यहां पे देखूं मैं इस लाइन को ड्रॉ कर देता तो ये क्या है 25, ये 7 है, ये किसके साथ ट्रिपलेट बनेगा हमारा, ये बनेगा 25 7 का 24 के साथ। 24 माइनस 7 कर दूंगा अगर मैं, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसकी वैल्यू बताओ कि क्या आएगी। अब सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, पहले ऊपर वाले को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या सोल्व होगा, ऑफ सोल्व होगा। 4 × 2 8, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, तो 16 × में 9 डिवाइडेड बाई 8, क्या 2 से कटेगा, ऊपर बचेगा 18। न्यूमरेटर मेरा सोल्व हो गया। अब डिनोमिनेटर को देखते हैं। अब यहाँ पे भी देखो माइनस तो सेपरेटर की तरह काम करेगा, तो इसे अलग कर लिया मैंने। आप इसे सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं इजीली। 9 - 6 3 × 3 9, फिर माइनस में। अब इस पूरे को अगर मैं सोल्व करूंगा तो पहले ऑफ सोल्व होगा, तो 4 × 1/2 2, फिर डिवीजन सोल्व होगा 3/2, तो 2 × 3/2, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 9 - 3 ये बचेगा मेरे पास 6, तो ये आ गया मेरे पास 3। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहता है एक मिक्सचर है जिसमें 18 पार्ट्स तो प्योर मिल्क है और मेरे पास 4 पार्ट्स क्या है, वाटर है। 7 लीटर वाटर इसके अंदर ऐड किया जाता है, जिसमें क्या होता है, जो मेरा नया मिक्सचर बनता है वो मेरे पास यहाँ पे उसमें 3 गुना मिल्क होता है एज कंपेयर टू वाटर। तो यहाँ पे 3:1, और हमने क्या करा है यहाँ पे 7 लीटर वाटर ऐड करा है। आगे बढ़ते हैं। कहता है ओरिजिनल मिक्सचर में जितना मिल्क था उसका 60% कितना होगा। कैसे सोल्व करेंगे, आप पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये मेरे पास 4:18 है, आप चाहें तो इसे काट के क्या लिख सकते हैं 9:2 लिख सकते हैं। अब हमने क्या करा है, यहाँ पे वाटर को ऐड करा है, मिल्क तो मैंने ऐड नहीं किया, तो मिल्क 9 था तो अब भी 9 होना चाहिए। ये 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरे पास 9:3 हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे मेरे पास 1 किसके बराबर आ गया, ये 7 लीटर के बराबर आ गया, क्योंकि वाटर मेरा 1 बढ़ा है और कहा है 7 लीटर बढ़ा है। तो मिल्क मेरे पास ओरिजिनली कितना होगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे 9 ओरिजिनली मिल्क में तो हमने छेड़ा ही नहीं, यहां से ले लो यहां से ले लो, तो 1:7 के बराबर, तो 9 × 9 × 7। हमें क्या बताना है, इसका 60%।
60% होता है 3/5 या फिर 6/10 ले लेता हूं। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं? जिससे कि मेरी कैलकुलेशन आसान रहे। पॉइंट के बाद एक वैल्यू आएगी। अब पॉइंट के बाद एक वैल्यू दो एक ही ऑप्शन में आ रही है, ऑप्शन नंबर सी, तो यही आंसर हो सकता है, बाकी तो हो नहीं सकते। तो मेरे पास यहाँ पे 37.8 ही आंसर होगा। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दो एंगल्स एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है कि उन दोनों का सम क्या हो जाता है, मेरे पास 180 डिग्री होता है। ये हम सप्लीमेंट्री एंगल्स को बोलते हैं। पहला एंगल 13/5 है दूसरे एंगल के, तो 13/5 है पहला एंगल दूसरे एंगल के, तो पहला भाग दूसरा 13/5 हो गया। इनका डिफरेंस बता दो। अब देखो कैसे निकालेंगे। आप कहेंगे सर इन दोनों का सम कितना है, 13 + 5 18, ये किसके बराबर है 180, तो एक रेशियो किसके बराबर 10 के। इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 13 - 5 8 का, एक रेशियो 10 के बराबर है, तो 10 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 80 के। चले आगे, लिख लो वरना यहां पे 8 और यहां पे इंटू 10। अगला सवाल, दो सिमिलर पैरेललोग्राम्स दे रखे हैं जिनका एरिया 64 और 49 है, कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो 4:k है, तो आप बता दो k का मान क्या होगा। अब पैरेललोग्राम, ट्राइंगल तो आपने सिमिलर बहुत देखे हैं, लेकिन पैरेललोग्राम भी सिमिलर समझ जाओ कैसे होते हैं। एक पैरेललोग्राम ये है और एक पैरेललोग्राम ये है। सिमिलर का मतलब होता है कि वो समरूप है, एक दूसरे जैसे हैं, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, बाकी अपोजिट एंगल्स वैसे इक्वल होते हैं, तो आप कह सकते हैं तो सारे एंगल्स मेरे क्या हो गए बराबर हो जाएंगे। और क्या होगा, जो साइड्स का रेशियो है वो मेंटेन्ड रहेगा। अगर मैं कह सकता हूं ये वाली साइड x है और ये वाली साइड y है, तो ये भी x और ये भी y होगी, तो आप कहेंगे सर इस वाले ट्राइंगल में अगर ये इसका सिमिलर ट्राइंगल है तो ये kx होगा और ये ky होगा। इसका प्रोपोर्शन मतलब दिस बाय दिस साइड, दिस बाय दिस साइड क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हम चलेंगे। अब एरिया की बात की जाए तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होता है, ये होता है मेरे पास AB sin थीटा, या फिर मैं कह सकता हूं XY इंटू में sin थीटा। थीटा क्या होता है, कोई भी इन दोनों के बीच का एंगल। अगर दो ट्राइंगल्स मेरे पास क्या हो गए, सॉरी दो पैरेललोग्राम्स अगर मेरे पास सिमिलर हो गए, तो ये मैंने कहा पहले वाला है एरिया x1 y1 और ये sin थीटा। ऐसे ही मेरे पास क्या हो जाएगा एरिया 2 क्या हो जाएगा x2 y2, और अगर दोनों के दोनों सिमिलर हैं तो ये मेरे पास एंगल को बीच का सेम ही होगा sin थीटा। एरिया का स्क्वायर एरिया 1 डिवाइडेड बाय एरिया 2, ये हो जाएगा इनका x1 y1 डिवाइडेड बाय x2 y2, ठीक है। और जो x1 बाय x2 है, जो x1 बाय x2 है, ये भी बराबर होगा मेरा y1 बाय y2 के, क्योंकि साइड्स क्या होंगी प्रोपोर्शनल होंगी। तो आप ये भी किसी एक फैक्टर के बराबर लिख सकते हैं, वरना मैं इसे लिख सकता हूं जो साइड है मेरी x1 बाय x2 का होल स्क्वायर लिख लो इस चीज को आप, या y1 बाय y2 का होल स्क्वायर लिख लो, क्योंकि दोनों चीजें क्या हैं सिमिलर है। तो मेरे पास यहाँ पे एरिया का स्क्वायर कितना है 64 बाय 49, ये किसके बराबर हो जाएगा 4 बाय k के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अगर मैं रूट लगा लूंगा यहाँ पे तो मेरे पास 4 बाय k ये 8 बाय 7 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास 7 बाय 2 बचेगा k का मान 7 बाय 2, ठीक है। तो आप समझ लीजिए पूरा कंसेप्ट समझाने के लिए कैसे सिमिलैरिटी काम करती है। अगर हमारे पास ट्राइंगल के अलावा दूसरी फिगर हो, वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया और कुछ नहीं। साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी और मेरे पास सारे एंगल्स बराबर होंगे एक दूसरे की, बिल्कुल या तो इनहैंस्ड फिगर या फिर डिमिनिश्ड फिगर बनेगी। इस तरीके से सिमिलैरिटी काम करती है, वरना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको इतना करना था, ये नीचे वाला पोर्शन, ऊपर वाला सिर्फ समझाने के पर्सपेक्टिव से चीजें थी। यहाँ पे आप लिखना चाहो तो यहाँ पे y1 बाय y2 का, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि एक लीप ईयर के अंदर कितने संडे हो जाएं, 53 संडे हो जाएं। अब लीप ईयर के अंदर टोटल डेज कितने होते हैं, आप कहेंगे सर 366 डेज होते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं, रीजनिंग की भी आपको कोई नॉलेज नहीं है, उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7 दिन, तो अगर मैं 7 से सोल्व करना स्टार्ट करूं तो आप कहेंगे सर 5 या 35,
और यहाँ पे बचा 16, अब जाएगा मेरे पास 2 जाओ, ये हो जाएगा 14 और बचे 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास 52 तो वीक्स हो जाएंगे एक लीप ईयर में, और 2 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे। ठीक है, यही है। 52 वीक है, पूरे पूरे वीक आएंगे तो 52 संडे भी हो गए मेरे पास, और अब ये 2 दिन बचे। अब मुझे क्या चाहिए, संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये बताना है, क्योंकि जब भी तो मुझे 23वां संडे मिलेगा, 53वां 53rd संडे मिलेगा। तो आप कहेंगे सर टोटल दिन कितने होते हैं हफ्ते में, 7 दिन होते हैं। ठीक है, हमारे पास है 2 संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/7, और ये मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 53rd संडे पाने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 2 हमारे पास एक्स्ट्रा दिन है, 7 में से 1 चाहिए, तो 2/7 मेरी प्रोबेबिलिटी बन गई। यही आंसर है। चल, कहता है डिवाइजर जो है वो 10 गुना है किसके, कोशेंट के, और 5 टाइम्स है रिमाइंडर के एक डिवीजन सम के अंदर। तो हमें बता दो डिविडेंड क्या होगा अगर रिमाइंडर कितना है, 46। रिमाइंडर हो गया 46, डिवाइजर क्या है 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, तो ये हो गया 5 इंटू 46, और डिवाइजर मेरा क्या है 10 टाइम्स ऑफ कोशेंट भी है, तो मैं कह सकता हूं यहां पे जो कोशेंट है वो डिवाइजर बाय 10 भी होगा, है ना। हमें बताना है डिविडेंड क्या होगा, डिविडेंड होता है कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अगर कोशेंट को डिवाइजर की फॉर्म में लिखो, देखो डिवाइजर का मान मुझे पता है, रिमाइंडर का मान मुझे पता है, मुझे कोशेंट का मान नहीं पता, तो कोशेंट को डिवाइजर की फॉर्म में आप लिखना चाहो तो मैं कह सकता हूं डिवाइजर बाय 10 इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर है। खोल करके अपना आंसर बता देंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन की यूनिट डिजिट भी हमें डिफरेंट दे रखी है, तो यूनिट डिजिट से भी हम ट्राई कर सकते हैं। डिवाइजर इंटू डिवाइजर, तो 5 इंटू 46, इसे सिंप्लीफाई करके 10 इंटू 23 लिख दूं, क्यों करा, जिससे कि मैं क्या करूं, ये 10 को काट सकूं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो यूनिट डिजिट मुझे मिलेगी 0 और यहाँ पे मिलेगी 6, तो आंसर क्या आएगा, यूनिट डिजिट जिसमें 6 होगी। भाई 2 ऑप्शन आ रहे हैं, काम बिगड़ गया हमारा। तो कैलकुलेशन कर लो, 23 का स्क्वायर हमें पता है 529, 5290 प्लस 46, तो 5336, ये मेरा आंसर होगा। चलें आगे, सीजीएल 2023 में बहुत सवाल इस टॉपिक पे आए थे। अगला सवाल कहता है sec 3 थीटा को sec थीटा प्लस 10 डिग्री के बराबर है, जहां 4 थीटा और थीटा प्लस 10 डिग्री ये सारे 0 से 90 के बीच में पड़ रहे हैं। थीटा प्लस 20 कह लो, वैसे 10 होना चाहिए था यहाँ पे, अगर 20 भी लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें sec 3 थीटा प्लस कोसेक 4.5 थीटा किसके बराबर होगा ये बताना है। आप कहेंगे सर देखो, जब मेरे पास sec a अगर बराबर दे रखा हो कोसेक b के, तो प्रॉपर्टी होती है a प्लस b किसके बराबर, 90 के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि कोसेक b को आप कन्वर्ट कर लेंगे sec 90 माइनस b में, तो a 90 माइनस b के बराबर, तो a प्लस b किसके बराबर, 90 के बराबर, ये होता है। तो मैं यहां से कह सकता हूं 3 थीटा प्लस 10 ये किसके बराबर, 90 के, और यहां से 4 थीटा 80, थीटा किसके बराबर आ गया, 20 के। अगर थीटा 20 के बराबर आ गया तो मेरे पास ये sec 60 बन गया, sec 60, और यहाँ पे कोसेक 20 इंटू 4.5 90, कोसेक 90 क्या होता है, 1 होता है, sec 60 क्या होता है, 2 होता है, और ये क्या आंसर आ गया, 3 आ गया। चले आगे, नेक्स्ट कहता है एक फ्रस्टम है मेरे पास कोन का, जिसका रेडियस ऑफ बेस 5 है और टॉप का रेडियस 3 है। फ्रस्टम पे कम सवाल देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने जानबूझ के डाला है कि रिवीजन हो जाए आपकी। हाइट इसकी दे रखी है हमें 6, तो हमसे पूछा इसकी वॉल्यूम बता दो। वॉल्यूम ऑफ अ फ्रस्टम होती है π/3h r² प्लस r² प्लस rr, जिसमें एक कैपिटल R बड़े रेडियस को, स्मॉल r छोटे रेडियस को, और हाइट इसकी हाइट को बताता है। पाई की टर्म्स में आंसर है, और यहां पे थोड़ा ध्यान से देखना, जल्दबाजी में गलती मत कर देना। पाई की टर्म्स में भी आंसर है, विदाउट पाई की टर्म्स में भी आंसर है। तो पहले पाई की टर्म्स में निकाल के देख लेते हैं, बाद में सोल्व कर लेंगे। π/3
इंटू में हाइट मेरे पास कितनी हो गई 6, आर स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 3, कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे सर 2 पाई बचा, और ये 15 25 9 34 और 15 49 बचा। 98 पाई है क्या आंसर? 98 तो है लेकिन 98 पाई नहीं दे रखा मुझे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा मेरे पास यहां पे, पाई को खोल लो, 7 से काटूंगा 14, 14 इंटू 22, 14 टू 28, 28 और 2 30। दिस इज माई आंसर। थोड़े बहुत क्वेश्चंस में मॉड्यूलेशंस किए हैं हमने, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट, सब कुछ सेम है, लेकिन जो पूछा गया है उसे थोड़ा सा बदल दिया, ऑप्शंस थोड़े से बदल दिए, जिससे कि आपका माइंड खुला रहा है एग्जाम में। क्योंकि यहाँ पे टीयर 2 में हमने जैसे पिछले 2 सालों में देखा है, पेपर बहुत मुश्किल नहीं पूछा, लेकिन हल्की बहुत भी अगर आप सिली मिस्टेक कर देते हो एग्जाम में तो 4 नंबर का गैप आ जाता है, एक सिली मिस्टेक की वजह से। और इस 4 नंबर की गैप की वजह से जो आपकी रैंक है वो हजारों में पीछे हो जाती है, और सिलेक्शन से आप काफी ज्यादा दूर भी हो जाते हैं अगर बाउंड्री पे चल रहे हो, ठीक है। तो सभी चीजों को ध्यान रखते हुए अपनी प्रैक्टिस कीजिए। हम अपने एंड से पूरी कोशिश करते हैं आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें प्रोवाइड करें, ठीक है। एग्जाम देने का जो इंटरफेस है बिल्कुल एग्जाम जैसा ही है। अब काफी लोग बार बार कमेंट सेक्शन में कहते रहते हैं सर एनालिसिस वाला इंटरफेस सुधारो। देखो मुझे भी इस चीज के बारे में पता है, और जितना आप अपने बारे में सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मैं आप लोगों के बारे में सोचता हूँ कि आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। जो कोर्सेज है हम उस हिसाब से डिजाइन करते हैं, या फिर जो भी आपको टेस्ट देता हूं मैं उसी हिसाब से आपको टेस्ट देता हूं जो आपको एग्जाम में बेनिफिशियल रहे। लेकिन जहां टेक्निकल काम आ जाता है कि बैक फाइनल एनालिसिस के बाद आपको क्वेश्चंस कैसे दिखेंगे या उसका इंटरफेस कैसा होगा, वो टेक्निकल टीम देखती है। हमने भी टेक्निकल सर्विसेज किसी पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर से ले रखी है। अब उन्हें मैंने साल भर से कह रखा है, मैं रोज हर दूसरे तीसरे दिन उनके पास मैसेज करता हूं, और वो भी मुझे ये कहते हैं सर अभी हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, इस पर काम चल रहा है। वो लगातार ऐसे चीजें खिंचती रहती हैं, और कितना टाइम लगेगा टू बी टू मैं नहीं कह सकता इस चीज के बारे में, क्योंकि अब उनकी सर्विसेज हमने ले रखी हैं, तो जब तक चल रहा है तब तक हमें झेलना पड़ेगा। तो पोस्ट एग्जाम एनालिसिस को थोड़ा सा आप बियर कर लीजिए। बाकी जो जो आप चाहते हैं अपडेट्स, उसके लिए मैंने टीम को बोला हुआ है कि आप ये चीजों में अपडेट कर दीजिए, ठीक है। और उनके मुताबिक वो लोग काम कर भी रहे हैं और जल्दी वो अपडेट आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता वो कब तक आएगा। तो आप उसके भरोसे ना बैठते हुए अपने तैयारी करते रहिए, ठीक है। अगर आपको टेस्ट सही लगते हैं तो आप आरबी की टेस्ट देते रहिए। अगर आपको लगता है कि आपका टाइम ज्यादा यहाँ पे वेस्ट हो रहा है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे जरूरी आपका टाइम ही है, ठीक है। बाकी मैं अपने एंड पे कोशिश करता हूँ कि मैथ्स के, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो टेस्ट में जितने भी मैथ्स का सोल्यूशन है एटलीस्ट मैं वो आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है, जिससे कि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना आए करते टाइम, और क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि लिखा हुआ पढ़ने में कई बार दिक्कत होती है, अगर कोई टीचर अच्छे से समझा दे तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती हैं और उसके आसपास के कंसेप्ट्स भी पता चल जाते हैं आपको, तो आप बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। बाकी यही है इस वीडियो में। अगर आपको लगता है आरबी से आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसका पैटर्न एसएससी जैसा है, तो आप आरबी से ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। बाकी अगर आपको लगता है टेस्ट सीरीज परचेज करनी है टीयर 2 के लिए, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। दिवाली 15 कोर्स चल रहा है जिस पर आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज पे भी और कंप्लीट कोर्सेज पे भी। जो सीजीएल 2025 टीयर 1 या सीएचएसएल 2025 टीयर उनको टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए 4 नवंबर से एक नया टारगेट ग्रुप स्टार्ट होगा आपकी प्रिपरेशन को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए। अभी आप लोगों से फिलहाल मैं यहीं अलविदा लूंगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।